हाय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। संविधान सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसद की व्यवस्था है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि संसद या व्यवस्था क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ इसमें खामियां भी हैं, और ब्रिटेन में कैसी व्यवस्था है, अमेरिका में कैसी व्यवस्था है। तो भारत से उनकी तुलनात्मक दृष्टि में देखा जाए तो उसको भी हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए आज हम बात करेंगे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था। इसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम देखिए, जो भारत की संसदीय व्यवस्था है इसको हमने लिया ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था को लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, बहुमत प्राप्त करने वाला जो दल है उसका नेता है वो प्रधानमंत्री होता है। वो दल अपनी एक सरकार बनाएगा। बहुमत दल का नेता प्रधान रहेगा, उसको बोलेंगे हम प्रधानमंत्री। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, दोहरी कार्यकारिणी होगी। दोहरी कार्यकारिणी का मतलब आप समझते हैं, अर्थात कार्यपालिका भी होगी प्लस विधायिका भी होगी, अर्थात संसद भी है, संसद भी है हमारे पास, कैबिनेट भी है जो मंत्री लोग होते हैं। और अच्छी बात ये है इसमें कि कोई भी आपका मंत्री जो है वो कार्यपालिका का भी सदस्य रहेगा और वो विधायिका का भी सदस्य रहेगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि कैबिनेट का मंत्री कोई तभी बन सकता है, उसे किसी एक सदन का, राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होना भी जरूरी है। हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि अभी अभी जैसे सरकार बनी बीजेपी की, उसमें जैसे स्मृति ईरानी जी हैं, वो तो इस बार चुनाव हार गई, सांसद नहीं है, फिर भी मंत्रिपरिषद में उनको शामिल किया जा सकता है। उसके लिए समयावधि दी गई कि आपको 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य बनना होगा। तो 6 महीने के अंदर आपको किसी एक सदन की सदस्यता सिद्ध करनी होगी, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मंत्री ऐसे भी बनाया जा सकता है, 6 महीने का समय आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर संसदीय सरकार है, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो उत्तरदायी सरकार है। उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए, अपने नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, उसको उसका जवाब देना होगा। आपने देखा होगा जब संसद का अधिवेशन होता है, संसद की बैठकें होती हैं, प्रश्नकाल होता है, तो उन सब में विपक्ष जो होता है, तो संसद जो मंत्रिपरिषद है, हमारी मंत्री लोग हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई नीति है, पॉलिसी है, उन पर विचार किया जाता है। अगर कुछ गलत लगता है तो उसकी वहाँ पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर निरंकुशता पर रोक लगाई जाती है। निरंकुशता पर रोक, कार्यपालिका की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं कौन, विपक्ष। तो एक विपक्ष यहाँ पर होता है। विपक्ष के लिए जो संविधान में रूल है वो ये है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10, 1/10 जिस भी दल के पास होगा, सबसे बड़ा दल वो होगा विपक्ष का दल, और उसका नेता, उसको बोलते हैं विपक्ष का नेता। तो विपक्ष जरूरी है एक संसदीय सरकार में। सरकार की जो कार्यपालिका है, मंत्री हैं, उन पर निरंकुश शासन को रोकने के लिए तो उत्तरदायी सरकार रहेगी। इसके अलावा दोहरी कार्यकारिणी इसमें रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान रहता है, नाम मात्र का प्रधान रहेगा। जो वास्तविक प्रधान है, जो हमारे पास वास्तविक प्रधान है, वो कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 74 ये बात कहता है कि जो हमारे पास
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों मिलकर, या कहें कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद का भी चयन करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जो कैबिनेट बनती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति बनाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, गोपनीयता की शपथ दी जाती है सभी मंत्रियों को, वो भी राष्ट्रपति दिलाते हैं संसदीय सरकार में। आपने देखा होगा भी हाल ही में सभी मंत्रियों ने, जो कैबिनेट का गठन हुआ, सभी ने गोपनीयता की शपथ ली राष्ट्रपति जी के सानिध्य में, क्योंकि मंत्री अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए, उनको रिवील करने के लिए अलाउड नहीं है, अपने कार्यों को वो गोपनीय ही रखेंगे। तो ये भी एक विशेषता है संसदीय सरकार की। संसदीय सरकार को हम जनरली उत्तरदायी सरकार बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको कैबिनेट सरकार बोलते हैं। इसके अलावा इसको प्रधानमंत्री सरकार भी बोल देते हैं, प्रधानमंत्री सरकार भी इसको बोल दिया जाता है। तो दोहरी सदस्यता की बात हो गई कि कोई भी मंत्री है वो कार्यपालिका का भी सदस्य है, विधायिका का भी सदस्य है। दोहरी कार्यकारिणी होती है हमारे पास, बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, और इसमें एक और बात है, राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, लेकिन जो सरकार का प्रधान है वो है प्रधानमंत्री। ये भी इसमें बात आती है। तो ये हमारे पास कुछ विशेषताएं हैं संसदीय व्यवस्था में जो पाई जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन में भी संसदीय व्यवस्था है, तो भारत की संसदीय व्यवस्था में और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है। देखिए, संसद की संप्रभुता है ब्रिटेन में, वहाँ पर संसद सर्वोच्च है, संसद कोई भी कानून राष्ट्र के हित में बना सकती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, संसद की शक्ति सीमित है। केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स मामला हमने काफ़ी डिस्कस किए, तो उनसे निष्कर्ष निकल के आया 42 जो अमेंडमेंट हुआ था 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय जब इमरजेंसी लगी उसके ठीक बाद, तो संसद को लगभग असीमित शक्ति ब्रिटेन की तरह शक्ति दे दी गई थी, लेकिन उसको बाद में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट माना गया, और इसलिए संसद की शक्ति को सीमित रखा गया कि संसद की शक्ति सीमित है। यहाँ पर न्यायपालिका भी है, तो न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों को जो गैर संवैधानिक है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाते हैं, उनको रद्द कर सकती है। तो संसद की शक्ति सीमित है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था है, अर्थात हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। लेकिन आपको पता है ब्रिटेन में निर्वाचित नहीं होता, वहाँ पे वंशानुक्रम के अंतर्गत राजा या रानी, महारानी विक्टोरिया, महारानी एलिजाबेथ, आपने सुना होगा, पहले से यही चलता है, तो वहाँ पे ऐसे चुनाव होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटेन में और हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था में, एक अंतर ये भी है कि हमारे यहाँ पर क्या है कि जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी एक सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी सदन से हो सकता है। यहाँ पर वो निचले सदन का ही होना चाहिए, लोकसभा का ही होना चाहिए, जिसको बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना चाहिए। निचले सदन का ही वो होगा प्रधानमंत्री। एक डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर अगर वो किसी संसद का सदस्य नहीं है तो भी कैबिनेट में आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि 6 महीने का उसको समय दिया जाता है संसद की सदस्यता को साबित करने के लिए। तो यहाँ पर सदन का सदस्य नहीं है तो भी कैबिनेट में आ सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, उसको सदन का सदस्य पहले से ही होना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है जिसको बोलते हैं हम शैडो सिस्टम चलता है यहाँ पर एक।
शैडो सिस्टम ये विपक्ष की मजबूती के लिए है। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि विपक्ष अपने मंत्रियों के लिए जो विभाग हैं उनमें कार्य को सिखाने के लिए, उनको उसके बारे में उनको जानकारी देने के लिए, और जो सत्तारूढ़ सरकार है उसकी शक्तियों पर थोड़ा अंकुश और उसके साथ बैलेंस बनाने के लिए शैडो सिस्टम लागू करता है। तो ये कुछ दोनों में अंतर है। दोनों संसदीय व्यवस्था है, लेकिन उस संसदीय व्यवस्था में भी थोड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा अमेरिका में संसदीय व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति व्यवस्था है। तो संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति व्यवस्था में देख लेते हैं अंतर क्या है। पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। में क्या अंतर है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, स्टेट का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राष्ट्रपति व्यवस्था में, जैसे जो यूएसए में है, वहाँ पर क्या होता है, सत्ता अर्थात सरकार का भी प्रधान, राज्य का भी प्रधान, राष्ट्र का प्रधान, दोनों राष्ट्रपति होते हैं। वही सर्वे सर्वा है। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास ये व्यवस्था है कि जो हमारे पास प्रधानमंत्री है, या ये कहीं जो कार्यपालिका है वो क्या है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है कि विधायिका और राष्ट्रपति दोनों का जो निर्वाचन है वो क्या है, अलग अलग होता है। यहाँ पर तो क्या होता है कि कार्यपालिका विधायिका का ही भाग है। अगर आप देखें, जनता विधायिका के सदस्यों को, संसद के सदस्यों को चुनते हैं, और उसी संसद के सदस्यों में से फिर कैबिनेट अर्थात कार्यपालिका बनती है, मंत्री मिनिस्टर्स बनते हैं अलग अलग विभागों के। लेकिन यहाँ पर विधायिका का निर्वाचन अलग होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यहाँ पे 4 साल के लिए होता है। और हमें तो पता ही है कि हमारे यहाँ तो लोकसभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। यहाँ पर लोकसभा जो है, निम्न सदन, उसका विघटन भी हो सकता है, उसका विघटन हो सकता है। यहाँ पर उसको कांग्रेस बोलते हैं हम, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको बोल सकते हैं, उसका विघटन नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये व्यवस्था तो यहाँ पर भी मिलती है, यहाँ पर भी मिलती है कि जो एग्जीक्यूटिव है, इसके अलावा जो जुडिशरी है, इसके अलावा हमारे पास जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, तीनों स्वतंत्र इकाइयाँ हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसा है। तो ये दोनों में कुछ अंतर हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति, यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी जो कैबिनेट है उसको खुद चुनता है। लोग चुनते हैं विधायिका को, कांग्रेस को, लेकिन राष्ट्रपति खुद चुनेगा कैबिनेट को। उसमें बोलते हैं उनको सचिव, अपने सचिव सेक्रेटरी चुनता है और उन्हीं की सलाह पर कार्य करता है, सचिव की, और उनको हटा भी ओनली राष्ट्रपति ही सकता है। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था। तो अब हम देख लेते हैं कुछ खामियां भी हैं क्या संसदीय व्यवस्था की, क्योंकि कई बार मुद्दा उठता रहा है 1970 1980 से ही कि क्या हमें भी राष्ट्रपति व्यवस्था कर देनी चाहिए संसदीय व्यवस्था को समाप्त कर। तो कुछ खामियां भी हैं क्या? देखिए, मुख्य तो कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जैसे सबसे बड़ी बात है कि कई बार क्या होता है कि एक पार्टी, इसको स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, जैसे आपने 2014 से देखा होगा, तो वहाँ पर थोड़ा निरंकुशता का खतरा रहता है, निरंकुशता का खतरा रहता है, क्योंकि अधिकतर मंत्री जितने भी होंगे कैबिनेट में हमेशा वो एक ही दल के होंगे, तो राजनीतिक एक रूपता आपको नज़र आएगी वहाँ पर। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि अगर एक ही दल के, एक ही पार्टी के अधिकांश मंत्री सदन में हैं, कैबिनेट में सभी मंत्री हैं, तो
वहाँ पर शक्ति के केंद्रीकरण का खतरा रहता है, शक्ति के केंद्रीकरण का खतरा रहता है, निरंकुशता का खतरा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पर कि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं भी है तो भी उसको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। 6 महीने का समय उसको दिया गया है कि वो संसद का सदस्य बने। तो सदन का सदस्य नहीं पर कैबिनेट सदस्य वो बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर जो सरकार है, सरकार का स्थायित्व की कमी नज़र आती है, स्थायित्व की कमी, क्योंकि आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया, अगर विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ले आए या फिर दल बदल कानून जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, उसके तहत सरकार कभी भी गिर सकती है 5 वर्ष से पहले भी, और विपक्ष सत्ता में आ सकता है। तो सरकार के स्थायित्व की दिक्कत है, और स्थायित्व की दिक्कत होने के कारण जो कुछ लंबे समय की डिमांड करने वाली जो नीतियां हैं उनको लागू करने में दिक्कतें आती हैं। जैसे मोरारजी देसाई सरकार में ऐसा हुआ था कि मोरारजी देसाई सरकार जो थी जनता पार्टी की सरकार, उसने अपने से पहले 1980s की बातें हैं, कांग्रेस ने जो नीतियां लागू की थी उन सभी को पूरी तरह से बदल दिया था। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो चौधरी चरण सिंह जी की सरकार पूरे 5 वर्ष पूरे नहीं कर पाई थी। इसके अलावा मोरारजी देसाई जी की सरकार में ऐसा हुआ। तो काफ़ी ये बेसिक सी दिक्कतें भी हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था को ठीक समझा गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, तो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो सामान्य अर्थों में शक्तियों का विभाजन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो संसद के पास कुछ शक्तियाँ हैं लेकिन निरंकुश शक्तियाँ नहीं हैं। न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। तो आज हमने डिस्कस किया संसदीय व्यवस्था के बारे में। टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।